भाजपा ने गोरखपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू किया दीवार लेखन अभियान। योगी आदित्यनाथ ने देखा गजब का आर्टिस्ट दीवार पर बनाए कमल का फूल। बांदा की जीआईसी ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की 700 कन्याओं का सामूहिक विवाह। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह शामिल। एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा की सीटों की संख्या 400 पार का बीजेपी ने दिया नारा। सीएम योगी का बयान, जितने मजबूत होंगे हमारे बूथ, मतदाताओं से होगा हमारा बेहतरीन संवाद। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी ने लिया फैसला। दारा सिंह चौहान का लंबे इंतजार के बाद कंफर्म हुआ टिकट। क्रिकेटर विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। अयोध्या नगरी में ही पैदा हुई अनुष्का, पिता डोगरा रेजिमेंट में है कार्यरत। पश्चिम बंगाल के युवा कलाकार का अनोखा कारनामा, 20 किलो बिस्किट से बनाया राम मंदिर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का रहने वाला है कलाकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। बहराइच से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर फुटवेयर की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। दुकानें जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और घंटों बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से मार्केट में अफरा तफरी का माहौल। नगर पंचायत में हिंदपुरवा के जरही रोड की घटना बताई जा रही है। मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। चंदेश्वर मंदिर में पहुंचकर लगाई झाड़ू। बता दें कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल। भारतवासियों के लिए राम के आशीर्वाद की कामना। मैनपुरी पहुंचे, चंदेश्वर मंदिर में पहुंचकर लगाई झाड़ू। भारतवासियों के लिए श्री राम के आशीर्वाद की कामना। बाईस जनवरी के कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल। चंदेश्वर मंदिर में पहुंचकर लगाई झाड़ू। चंदेश्वर मंदिर में पहुंचकर लगाई झाड़ू। ये तो एक संगठन की दृष्टि से एक रचना है, उसके तहत बीच बीच में हमारा प्रवास रहता है। और आज की विशेष बात यह है कि हम सब सारे देशवासी, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा नागरिक है जो कि इस समय 22 जनवरी को लेकर के उत्साहित है। और उसी के चलते अपने विनम्र ढंग से एक प्रयास है मोदी जी के संकल्प में अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करने का। इस प्रकार से हमने मंदिर शुद्धि या मंदिर स्वच्छता अभियान के माध्यम से या दीवार लेखन के माध्यम से। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर माघ मेले का डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण। रामनगरिया की सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। 25 जनवरी से होगा माघ मेले का शुभारंभ। हजारों झोपड़ी बनाकर श्रद्धालु संत जमा चुके हैं डेरा। 1 माह तक यहां होती है गंगा स्नान, पूजा अर्चना। पड़ोसी जनपदों व कई राज्य से आते श्रद्धालु। एसपी अशोक कुमार ने सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। मेला क्षेत्र के पांचाल घाट का है ये पूरा मामला।
हजारों झोपड़ी बनाकर श्रद्धालु संत जमा चुके हैं डेरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषि सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी है माघ मेले को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं? ऋषि की तपस्या स्थली है, यहाँ पे स्वच्छता व्यवस्था के लिए इसलिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लोग माता आके यहाँ पे गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से बहुत तो ही उत्साह बढ़ता है और वो लोग आके यहाँ पे एक माह तक गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हैं और लगातार यहीं रहते हैं एक माह तक। इस वजह से यहाँ पे आज करीब करीब सैकड़ों लोगों की संख्या में यहाँ पे आके लोगों ने डेरा मा लिया है। पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं, संजय कुमार सिंह पहुंचे हैं, डीएम साहब पहुंचे हैं, वहां पर स्वच्छता व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, कड़ी स्वच्छता व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई है ऋषि? शुभारंभ 25 जनवरी को होना है। मार्सी ऋषि तपोभूमि है, ट्रेन का लोगों का आस पास के लोगों का और बहुत ही राज्यों के लोगों का मानना है कि यहाँ पे हजारों संख्या में लोग आके एक माह तक यहाँ पर कल्पवास करके गंगा स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान 27 दिनों तक जेल में रहने वाले बाराबंकी में रामचरण दास उर्फ राम प्रसाद गुप्ता 5 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित होने के बाद से काफी खुश हैं। श्री राम के प्रति इनकी भक्ति रही कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियां खाने और जेल काटने के बाद भी इनका मन इस तरह राम नाम में रम गया है कि ये संत हो गए। रामचरण ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस समय हम लोग हर लाठी पर जय श्री राम का उद्घोष करते थे। विवादित विध्वंस करने में हम भी शामिल थे। बिना इलाज के हम लोगों ने राम नाम जप कर अपना दर्द बांटा। इतना ही नहीं, राम प्रसाद गुप्ता नाम बदलकर नया नाम रामचरण दास हो गया है। रामचरण दास ने बताया कि 27 दिनों के बाद सुल्तानपुर जेल से उन सभी को सीधे बाराबंकी न भेजकर गोंडा के रास्ते लाकर चाया चौराहे पर छोड़ दिया गया। साथ में जेल जाने वालों में योगेश शर्मा और कैलाश नाथ शर्मा भी थे। यहाँ से चित्रकूट और आज की यात्रा करते हुए हम जा रहे थे अमरकंटक, तो वहाँ मालूम हुआ कि कार सेवा होनी, तो हम वापस वहीं से वापस आ गए 92 में, जबलपुर से 92 में। यहाँ शाम को है, अगले दिन जो है कार सेवा शुरू हुई, तो हम गुम्मत के पास वाली बाउंड्री पर थे। हमने जो कार सेवा का दृश्य देखा, शायद किसी ने देखा हो, ये जो कटीले यूँ तार लगे होते हैं, उनके बीच में लोगों ने अपने ओवरकोट डाल करके और 2-3-4 आदमी लेट गए, उनके ऊपर से लोग फान के निकले उस पार। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज राप्ती नदी तट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष पे हिंदू समरसता भोज खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोज खिचड़ी कार्यक्रम में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। देखिए, उसके ज़िले में किसी ने मुझको बताया था कि उनके माता पिता को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उनके माता पिता ने एक स्वामी जी की शरण लिया और बहुत दिन तक तपस्या किया, पूजा पाठ किया, तो स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया प्रसाद स्वरूप कुछ, तो इसीलिए उसके माता पिता ने उनका नाम स्वामी प्रसाद रखा। और वो बहुत बड़ा कुकर्मी है, बहुत बड़ा विधर्मी है, बहुत बड़ा निकम्मा है। वो राम के नाम पर, रामचरितमानस के नाम पे, तुलसीदास के नाम पे, मनुस्मृति के नाम पर अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो मुझे तो नहीं लगता कि अपने माँ बाप पर टिप्पणी नहीं करता होगा। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया। लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में पुस्तक का विमोचन किया गया है। जलाधिकारी जिला प्रशासन की चुनौतियां नाम की पुस्तक का किया गया विमोचन। आपको बता दें, किताब में पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और जिलाधिकारी व जिला प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया है। राजकमल प्रकाशन समूह के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण और इससे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इन आगरा जो साक्षरता कार्यक्रम 5.5 लाख लोगों को एक साल में लिटरेट किया। आप सबसे गुजारिश है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये किताब जिलाधिकारी जो है, जिसका इंग्लिश में द कलेक्टर टुडे नाम है, ये बेसिकली मैंने लिखा है इस उद्देश्य से कि जिलाधिकारी का पद बहुत ही अहम
और महत्वपूर्ण पद होता है प्रशासन का, और ज़िले की सभी कुछ जिम्मेदारियां विकास की, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की, उन्हीं के हाथ में होती है। तो ये बड़ा कठिन पद भी है, लेकिन बड़ी चुनौतीपूर्ण पद भी है। तो इस पद पे मेरा अपना जो अनुभव था, मैंने इसको साझा किया है, जिससे कि आगे लोग समझें कि इस पद में कैसे कैसे उसका सदुपयोग करके बेहतर से बेहतर काम जो है वो पब्लिक के लिए या जनता के लिए कर सके जाए, और कैसे भी ज़िले में जहाँ उनकी पोस्टिंग हो उसका अधिक से अधिक विकास करा जा सके। इसी उद्देश्य से मैंने इस किताब को लिखा है। अहम चुनौतियाँ क्या होती हैं? अहम चुनौतियाँ देखिए विकास की है सबसे ज़्यादा, और गरीबी को दूर करना, और जैसे सड़क निर्माण कराना, बिजली पहुँचाना, ग्राम विकास की योजनाएं लागू करना, लोगों की आय बढ़ाना, कृषि को देखना, उद्योग लगवाना, ये तमाम जो भी समस्या होती है ज़िले लेवल पे वो सब जिलाधिकारी के लेवल पे ही आती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो ये सब वहाँ पे अगर वो इनिशिएटिव लेता है और आगे बढ़ के काम करता है तो निश्चित है कि वो समस्याओं को हल भी कर सकता है और एक दिशा दिखा देता है पूरे ज़िले को। सर, क्या पहले से मन में था कि किताब ऐसे लिखेंगे? हाँ, ये लिखने का शौक तो हमेशा था, लेकिन जैसे जैसे अनुभव होता चला गया तो मन आया, क्योंकि मैंने ऐसी कोई किताब थी नहीं कहीं। ये भी मैंने देखा कि जब मैं जिलाधिकारी बना मैंने किताब ढूंढी कि कोई ऐसी किताब है क्या जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, तो ऐसी कोई किताब मिली नहीं। तो मैंने कहा मैं लिख दूं जो आगे आने वाले लोगों के लिए एक नसीहत हो जाएगी। आगरा में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। अवैध वसूली करने वाले पार्किंग माफियाओं पर सीपी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्किंग माफियाओं के 7 कुर्गों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। अवैध वसूली करने वाले पार्किंग माफियाओं के आतंक की खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। गौरतलब है कि भगवान टॉकीज, रामबाग समेत शहर के कई क्षेत्रों में माफिया दबंगी कर रहे थे, जिससे जनता में काफी रोष था। सीपी के निर्देश के बाद डीसीपी सिटी ने कार्रवाई की है। तो समाज कहां जाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार के किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कार्य जहां तक सीमित था वो मैंने किया है। मुझे किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के विचारों से, जमीन किसकी है जिसकी हो वो कंधे पे धर के ले जाए, कंधे पे धर के ले जाए, आज ले जाए, कल ले जाए, पहले ले जाए। अब जमीन की हिस्ट्री के बारे में मैंने जब आपसे कहा, मैंने पूरे परिवार को नहीं जानता। चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वजह से जमीन का सहारा लेके बंदूक चलाई जा रही हो। संजय जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और मुझे भी बहुत प्रसन्नता भी हो रही है। आपके प्रश्नों से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप आगरा के बड़े सीनियर पत्रकार भी हैं। मेरी किसी से कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, न जीवन में रही न रहेगी। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज में श्रद्धालुओं द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ पर्व मनाया गया। मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह खिचड़ी और तहरी भोज का आयोजन किया गया। इसी क्रम में नगर के सिटी सेंटर मार्केट स्थित अपने प्रतिष्ठान शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पर शिवदत्त शर्मा, उन्नी देवी शर्मा, सुशील शर्मा, आजाद शर्मा, विष्णु शर्मा, मृदुल शर्मा द्वारा 11वीं तहरी व खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोज कार्यक्रम के दौरान नगर व क्षेत्र के तमाम उद्योगपति, समाज सेवी, व्यापारी, नगरवासियों व आम राहगीरों सहित हजारों लोग द्वारा शुद्ध देसी घी, चटपटी चटनी, स्वादिष्ट अचार व सलाद के साथ प्रसाद के रूप में तहरी व खिचड़ी का लुत्फ लिया गया। कार्यक्रम के दौरान सड़क पर निकल रहे रिक्शा व अन्य सभी वाहनों तथा राहगीरों को रोक रोक कर आयोजकों द्वारा उन्हें बड़ी आत्मीयता के साथ तहरी भोज कराया गया। तहरी का प्रोग्राम मकर संक्रांति पे 11 सालों से कर रहे हैं। ये पुण्य का दिन है, मकर संक्रांति का दिन। ये हमारे माता पिता ने जो है इसका हमें ज्ञान दिया है कि मकर संक्रांति पे हमेशा पुण्य का काम करना चाहिए। आपको ये प्रेरणा किससे मिली है? माता पिता से। तो कब तक करना चाह रहे हैं आप? हमेशा। कब तक? जैसे कुछ लिमिट? करते रहेंगे, ये परमानेंट मकर संक्रांति के दिन। आज लगभग कितने लोगों ने भोजन किया आपके यहाँ तहरी भोज के? लगभग मान के लिए आप लोग 2,500 से 3,000 लोगों ने तहरी का भोजन किया है। बिजनौर के आजमगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में बाघ ने एक युवती पर हमला किया। हमले में युवती की मौत हो गई। युवती की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवती पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। जनन बाघ झाड़ियों से निकलकर युवती की गर्दन पर हमला कर उसे खींच ले गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया तो बाघ युवती को छोड़कर भाग गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। कहाँ रहता है ये, है ना? तो उधर जब भी पैर वैर आपको सब दिखते हैं। दूर तो कहाँ मिलेगा हमारे।
कानपुर के सेंट्रल जोन थाना चमनगंज क्षेत्र अंतर्गत एक रिहायशी इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में रात 8 बजे आग लग गई। बिल्डिंग से धुआं उठता देख शोर मचने लगा। वही बिल्डिंग में फंसे लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। सीएफओ दीपक शर्मा समेत आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां, सेंट्रल जोन पुलिस को 6 थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर आग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिल्डिंग में करीब 10 परिवार के 30 से 40 लोग रहते थे। देखिए, रूपा चौराहा थाना चमनगंज में हसरत रूहानी एक बिल्डिंग है जिसमें सूचना मिली थी कि नीचे बेसमेंट में आग लग गई। जब पता किया यहाँ पे तो यहाँ पे एक फैक्ट्री थी चप्पल और रेडीमेड गारमेंट की, उसमें आग लग गई थी। तत्काल हमारे यहाँ पे जो आसपास का फोर्स है और हमारे जो सीएफओ साहब और उनकी पूरी टीम जो यहाँ के आसपास के फायर टेंडर सारे यहाँ पे आए और हम लोगों ने रेस्क्यू का काम प्राथमिकता के तौर पे किया। और अभी तक की जो हम लोगों का रेस्क्यू का काम चल भी रहा है। हम लोगों ने वो तीसरे चौथे फ्लोर 2 बिल्डिंगों में से 15 लोगों को अभी तक निकाला है। बहुत बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने काम किया और आसपास के लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं इसमें। और हमारी कोशिश यही कि आग को पूरी तरह से काबू कर लिया जाए और पूरी बिल्डिंग को एक बार दोबारा से हम लोग चेक कर लें। फंसे हुए थे, हमारे पुलिस के लोगों ने, फायर सर्विस के लोगों ने उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया। 4 लोग, एक पूरा परिवार फंसा हुआ था। अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई नहीं है। पूरी तरह से सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। आग पर भी नियंत्रण लगभग पा लिया गया है। लगभग 15 से 20 मिनट और इस ऑपरेशन में लगेंगे। धुआं है, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम लोगों की अपील भी है कि थोड़ा और पीछे चले जाएं, जिससे ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो जाए। आग के फैलने की कोई संभावना नहीं है और किसी भी तरह के कैजुअलिटी का कोई अब ऐसा सिम्टम या ऐसा कोई इनपुट नहीं है। चमनगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया है जब हसरत रूहानी कंपाउंड में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। जिस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और वो इस वक्त कड़ी मशक्क़त के बाद आग काबू पाने की कोशिश कर रही है। लगातार अधिकारी आए हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का एक बार जो पूरी तरीके से अंदर भरा हुआ है और लगातार जो कड़ी मशक्क़त के बाद भी आग को काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर चमड़े का और गारमेंट्स का यहाँ पर पूरा कारोबार होता था। लगभग 15 से 20 परिवार इस कंपाउंड में रहते थे जो कि यहाँ पर रह रहे थे, जिनको कड़ी मशक्क़त के बाद उनको यहाँ पर बाहर निकाला गया है। कहाँ पे रहते थे भैया? यहाँ पे सब फैमिली ऊपर रहती हैं। हाँ, फैमिलियाँ रह भी रही। हाँ, और ये सब नीचे सबके स्टोर्स थे। हाँ, आग का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ, तार है तो तार कहीं पे भी पकड़ सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना यहाँ इस घर का किसी घर में नहीं जा सकता। तो आप लोग का प्रयास ये है कि किसी का जान माल का नुकसान ना हो। जो प्रशासनिक अधिकारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उन्होंने भी कड़ी मशक्क़त के बाद जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको बाहर निकाला, सकुशल बाहर निकाला है। किसी तरीके की कोई भी जनहानि यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है और जो जैसे भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे उन्होंने भी यही खुशी कही है कि अभी तक किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। हाँ, आग लगी थी, आग के जो कारण हैं उनको शॉर्ट सर्किट ही बता। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला। इस बार 118 देशों में अयोध्या की रामलीला को दिखाया जाएगा। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने बोला कि जिन देशों में टीवी चैनल्स को हम रामलीला के फुटेज देंगे उनमें अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के टीवी चैनल शामिल है। अयोध्या की रामलीला ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अयोध्या की रामलीला को पिछले बार 32 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने देखा था। अयोध्या की रामलीला यूपी सरकार, सीएम योगी और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संरक्षक विधायक, संरक्षक मुख्य संरक्षक सांसद के सहयोग से होती है। कानपुर के एलपीएस हृदय रोग संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार ने राम किट बनाने के बाद पर्चे पर रामबाण दवाएं लिखनी शुरू की हैं। दरअसल अब वो मरीजों के पर्चे पर आरएक्स की जगह राम लिख रहे हैं, वो भी बाढ़ का चिन्ह बनाकर।
प्रोफेसर नीरज कुमार का मानना है कि राम के नाम सहित लिखी गई दवाएं और ज्यादा असर करेंगी और हमारे सनातन परंपरा का लोगों को एहसास भी होगा। आपको बता दें कि दवाई लिखने से पहले सभी डॉक्टर RS लिखते हैं। RX का मतलब होता है रेसिपी और रेसिपी का मतलब होता है हम जो दवा आपको दे रहे हैं वो आप खाएंगे। दूसरा RX का मतलब होता है इजिप्ट के गॉड हेरिस से है, जिनकी आंख की बनावट R जैसी थी। डॉक्टर दवा देने से पहले RX लिखा करते थे। इसका मतलब होता है कि जो दवाई हम आपको दे रहे हैं वो आप खाएं और ईश्वर भी आपको ठीक करेंगे। लेकिन ये सिंबल पश्चिमी देशों की देन है जो कि एक जमाने से चला आ रहा है। अब परिवर्तन का समय आ गया है। हमारे भगवान राम है, इसलिए अब पर्चे पर भगवान राम का सिंबल लिखने का समय आ गया है। प्रोफेसर नीरज के अनुसार ये सिंबल उन्होंने खुद तैयार किया है, जिसमें भगवान राम के कमल नयन आकार का आर है, धनुष बाण है और भगवान राम का पूरा नाम भी लिखा है और साथ साथ ये लिखने में आसान भी है। तो ये तो एंशिएंट कल्चर है, कोई इसको नहीं जानता है कि मेडिकल साइंस में जब किसी प्रिस्क्रिप्शन से पहले RX लिखने का एक बहुत पुराना कल्चर है। RX का दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है रेसिपी। रेसिपी का मतलब है कि हम जो आपको दवाई दे रहे हैं वो आप खाएंगे। दूसरा मतलब होता है इजिप्ट के एक गॉड हैं हॉरस, तो उनकी जो आँख जो बनाई गई है तो वो एक सिंबल था उसका। पहले उन्होंने जब इजिप्ट में जब कोई बीमारी या किसी तरह की दिक्कतें होती थी तो इजिप्ट के गॉड ही उनको बचाते थे। तो उनकी जो आँख जो थी वो R शेप थी, ठीक है ना। जैसे कि ये हमने आँख बनाई हुई है तो इस तरह की आँख थी उनकी। अभी देखने में R जैसा लगता है। तो वो क्या करते थे कि किसी भी जो दवाई देने से पहले इस सिंबल को उस पर लिखा करते थे। यही सिंबल धीरे धीरे समय के साथ बदलते बदलते RX में बदल गया। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो गॉड हॉरस हैं वो आपको हील करें और आपको बचाएं, ठीक है ना। तो ये तो एक एंशिएंट कल्चर है, कोई इसको नहीं जानता है कि गॉड हॉरस को कोई नहीं जानता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जानते हैं भगवान राम। तो इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका एक सिंबल चेंज किया है, जिसमें कि भगवान राम का सिंबल वो बनाया गया है। इसको अगर जूम आउट करेंगे तो इसमें R है, R के नीचे A है, फिर M है और भगवान राम का एक धनुष का तीर बना है। तो ये सिंबल जो है हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि इजिप्ट में अगर भगवान हॉरस उनकी रक्षा कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में भगवान राम हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए इस सिंबल को चेंज करके हमने ये सिंबल आज से बन लगाना शुरू कर दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर देश भर उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हर राम भक्त अपनी सहभागिता कर रहा है। जेल में बंद कैदी भी राम मंदिर उत्सव को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस कड़ी में फतेहपुर जिला कार में बंद कैदी भी आपसी सहयोग से मेहनत कर अयोध्या में प्रसाद के लिए रामनामी कपड़े के थैले तैयार करें। इसके लिए जेल में कैदी सिलाई मशीन पर तेजी से काम कर थैली बना रहे हैं और तैयार होने के बाद अयोध्या भेजे जाएंगे। बंदियों का कहना है कि उनकी भी भगवान राम में बहुत श्रद्धा है। अगर बाहर होते तो मंदिर जाकर दर्शन करते, लेकिन जेल में अंदर होने के कारण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग देने की इच्छा थी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।